नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग आपका फिर से स्वागत करते हैं। और अभी तक जो हम लोग ने देख लिया था वो लेंस था। लेंस में हम लोग ने रे डायग्राम्स पढ़े थे, लेंस की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। हमने आपसे पिछले लेक्चर पे कहा था एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगुलर चीज होती है जो ग्लास की बनी होती है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है। आपने पेपर वेट देखा होगा, तो बिल्कुल पेपर वेट की तरह होता है, बस ये रेक्टेंगुलर होता है, थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, हमको पढ़ना होता है कि इसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। जब लाइट एक ग्लास स्लैब पे पड़ती है तो जब बाहर निकलती है तो किस तरीके से निकलती है, ये चीज हमको यहाँ पे आज पढ़नी है। आप लोग पिछले लेक्चर्स में आप पुरानी चीजें देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको पावर ऑफ लेंस भी बता दिया है और वहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज मैं ये बताऊंगा आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने की कोशिश करूंगा एनसीईआरटी के। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी तक जो रिटन वर्क आ रहा था, रिटन होमवर्क्स आ रहे थे, रिटन हम लोग वीडियोस बना रहे थे, अब वो रिटन वीडियोस नहीं होंगे, अब कुछ ऐसे ही वीडियोस होंगे जिसमें आपको हम फेस टू फेस देख पाएंगे। मतलब आप हमको देख पाएंगे लेकिन हम आपको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखिए, हमने एक ग्लास स्लैब लिया है। ये कैसा है? ये ग्लास का बना हुआ है। इसको ग्लास स्लैब इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। और इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। हमने इसको क्या ले लिया है? एक रेक्टेंगल के रूप में मान लीजिए ले लिया है। अब बाहर जो मीडियम होगा वो कैसा मीडियम होगा? वो एयर होगा। इसके अंदर ग्लास में जो मीडियम होगा, ग्लास स्लैब में वो मीडियम कैसा होगा? वो ग्लास का होगा। और फिर बाहर मीडियम कैसा होगा? फिर से वो एयर का होगा। अब समझिए, कोई रे जब बाहर से आ रही है, मींस द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। और जब कोई भी रे एयर से ग्लास जाएगी, इट मींस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये मीडियम कैसा हो गया? ये मीडियम हो गया रेयर, और ये मीडियम कैसा हो गया? डेंसर। और ये फिर इसके रिस्पेक्ट में ये फिर कैसा हो गया? ये फिर हो गया रेयरर। मतलब यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। इस चीज को हमको समझना है कि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे? पहला एयर से ग्लास और फिर ग्लास से एयर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग ने मान लिया एंगल आई। अब ये जो छोटा सा एंगल है, इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? दिस इज एंगल R1। हम लोग इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R भी मान सकते थे, लेकिन हमने इसको क्या माना? हम लोग ने इसको माना R1। सिमिलरली यहाँ पे जो आप देखेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ जो एंगल मिलेगा दैट विल बी R2। R2 मतलब दिस इज द सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन असलियत में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट अब यहां से निकल रही है, इधर से जा रही है और उधर निकल रही, मींस दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि लाइट बाहर निकल रही है, सो दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी कैन अज्यूम इट एज R। अब यहाँ पे आपको देखिए समझना है कि हमको बताया जाता है कि इसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके का हो रहा है, ये हमको जानना है। देखिए सबसे पहले तो कुछ मैथमेटिकल चीज आप देखिए कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन जो है, जो डॉटेड लाइन से, नॉर्मल इस पॉइंट पे है और नॉर्मल इस पॉइंट पे है। दोनों नॉर्मल कैसे होंगे? दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल होंगे। तो ये लाइन क्या करेगी? इस और दोनों R1 और R2 को क्या कर देगी? R1 और R2 को बराबर कर देगी। और किस एंगल से बराबर करेगी? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से R1 और R2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम है, इसको मान लेते हैं सेकंड मीडियम है, और इसको फिर से मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम है। तो सबसे पहले केस में हम लोग देख रहे हैं लाइट कहां जा रही है? एयर से जा रही है ग्लास में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 म्यू 2। एयर से ग्लास में गई, इसका मतलब 1 म्यू 2। अब ये किसके बराबर होता है? ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर के। साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये आई था लेकिन ये आर नहीं है, दिस इज व्हाट? दिस इज R1। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? साइन आई अपॉन साइन R1। और हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 1 म्यू 2 का मतलब क्या होता है? 1 म्यू 2 का मतलब होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, जिससे हम लोग ने ये जाना कि म्यू 2 अपॉन म्यू 1 जो है वो साइन आई अपॉन साइन R1 के बराबर है। अब देखिए लाइट इसके बाद कहां जा रही है? तो इसके बाद सेकंड से निकल के किधर जा रही है? फर्स्ट में। तो सेकंड से जा रही है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2 म्यू 1। ये म्यू है, मैं आपको बता दूं, ये मतलब म्यू होता है, MEW, ये म्यू होता है। और इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब होता है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब 2 म्यू 1 जब आप देखेंगे, जब लाइट 2 से निकली और 1 में गई, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 म्यू 1 इज इक्वल टू साइन R2। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? R2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं साइन R2 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन R हो जाएगा, अपॉन साइन R हो गया। अब आपने देखा था पिछले में कि 1 म्यू 2 को हमने म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिखा था, तो 2 म्यू 1 को लिख देंगे म्यू 1 अपॉन म्यू 2।
तो ये बन जाएगा μ1 अपॉन μ2। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? ये इक्वेशन आ जाएगी दूसरी। अब हमको देखिए बहुत सिंपल काम करना है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या करना है? हमको इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS LHS से मल्टीप्लाई होता है, RHS RHS से मल्टीप्लाई होता है। देखिए इतने पार्ट को बस आप देखिए, इतने पार्ट को, ठीक है। जब इतने पार्ट को देखेंगे तो LHS क्या है? sin i अपॉन sin r1। दूसरे का LHS क्या है? sin r2 अपॉन sin r। ठीक, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो मिल जाएगा sin i अपॉन sin r1 मल्टीप्लाइड बाय इसका LHS मल्टीप्लाइड बाय इसका LHS, तो sin r2 अपॉन sin r। और ये किसके बराबर हो जाएगा? RHS के मल्टीप्लीकेशन के। तो RHS का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाय μ1 अपॉन μ2। अब यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ रही होगी कि ये सब जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। μ2 μ2 से कट जाएगा, μ1 μ1 से कट जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा 1। ठीक, 1 बचा। इसके बाद देखिए हमारे पास इधर क्या क्या कट रहा है। क्या हमारे पास R1 और R2 बराबर के थे? बिल्कुल बराबर के थे। अगर R1 और R2 बराबर होते हैं, याद रखिए, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, R1 और R2 बराबर होंगे तो उनके सभी डायरेक्शन कोसाइंस, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिलेगा, आपके 10th क्लास में कोर्स है। टैन जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या हम लोग यहाँ देखेंगे? साइन R1 विल बी इक्वल टू साइन R2। मैं फिर बता दूं, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है तो उनका साइन भी क्या होगा? इक्वल होगा। साइन मतलब वाला साइन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, SIN साइन, SINE होता है ये। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये किसका रेशियो होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि साइन आई जो है, साइन थीटा जो होता है, वो किसका रेशियो होता है? किसका मतलब? इट कुड बी द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इट कुड बी द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, इट कुड बी द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आपको ये बताना है कि ये किसका रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ मिल रहा है हमको, ये हम लोग अब देखेंगे साइन R1 और साइन R2 क्योंकि इक्वल है। अब यहाँ देखिए, ये साइन R1, ये साइन R2 कट जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारे पास बचा क्या? फाइनली हमारे पास बचा साइन I अपॉन, ये साइन I है, यहाँ बचा साइन R। साइन R इज इक्वल टू क्या बचा? 1 बचा। हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन I इज इक्वल टू साइन R हो गया। अब साइन साइन यहाँ से कट जाएगा, साइन साइन कटेगा तो क्या बचेगा? I इज इक्वल टू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए मिल रही है हमको। हमको क्या मिल रहा है कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है, और इस वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग R से ना रिप्रेजेंट करके कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या मान लेते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आप क्या कर सकते हैं? सिंस, इसके बाद लिख सकते हैं सिंस R is equal to angle of emergence, it implies that angle of incidence is equal to angle of emergence। तो हमारे पास ये फाइनल चीज मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखिए यहाँ से पता क्या चला? हमको ये पता चला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? दोनों बराबर के हैं। तो जब इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको मान लीजिए आगे बढ़ाते हैं, तो क्या दिखाई पड़ता है? तो दिखाई पड़ता है कि ये जो इंसिडेंट रे थी, दिस वाज इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे है? क्योंकि ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये नॉर्मल है, तो ये कौन सी रे हो जाएगी? इमर्जेंट रे। कौन सी रे है ये? इमर्जेंट रे है। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट, देखिए यही तो इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो लाइन होगी, क्या होगा? बीच में स्पेस होगी, वो हमेशा बराबर की रहती है। बराबर की रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन क्या रहती है? पैरेलल रहती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए इतना मैं मिटा देता हूं, आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे की चीज बता पाऊंगा। तो देखिए इसके बाद हमको क्या करना होता है वो मैं यहाँ लिखता हूं आपके लिए। देखिए, तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि दोनों इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, इसको कहते क्या है? इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो जा तो सेम डायरेक्शन में रही है, जा तो सेम डायरेक्शन में रही है, बस हो क्या गया? वो थोड़ा सा अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई है। मतलब जाना उसको इधर चाहिए था, लेकिन पहुंच किधर गई? स्ट्रेट पहुंच गई। मतलब जाना स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन पहुंच किधर गई है? ऐसे पहुंच गई। मतलब ये हुआ इट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड। ये कुछ डिस्टेंस से क्या हो गई है? ये डिस्प्लेस हो गई है। तो इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो कहेंगे आप लोग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे
एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है मैं आपको ये भी जल्दी से बता दूं। तो सबसे पहला ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है कि जो ग्लास स्लैब है ये कितना थिक है कितना मोटा है, तो किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा, ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा। और जो तीसरी चीज है जिस पे इसका डिपेंडेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब, मतलब इस ग्लास स्लैब का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पे। तो तीसरा जो आया वो क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये तीन चीजें होती हैं जिसपे हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। चलिए तो हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो मैं आपको पेज नंबर बता दूं, ये पेज नंबर 176 पे है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बाकी के हम क्वेश्चंस कर चुके थे, बस एक क्वेश्चन बचा था छोटा सा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। अब देखिए लाइट जो है दैट इज ट्रेवलिंग इन एयर। तो ऊपर वाला जो हमको मीडियम दिया है कैसा दिया है, एयर दिया है, और कहा गया है ये वाला मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम है वाटर। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे जब, तो एक वर्ड दिया हुआ है ऑब्लिकली। एक होता है ऑब्लिकली और एक होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ऑब्लिकली का मतलब होता है एक एंगल पे गिर रही है, ये क्या कर रही है, नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है। मान लीजिए नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ एक एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी कोई एंगल पे गिरती है, जब कोई भी एंगल दैट इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री कोई भी एंगल होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, द रिफ्रैक्शन इज ऑब्लिक, द लाइट इज फॉलिंग, द इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑब्लिकली। अगर नॉर्मल गिर रही होती तो ऐसे आ रही होती। और आपको पता है जब कोई भी लाइट नॉर्मली गिरती है किसी सरफेस पे, कोई भी लाइट अगर नॉर्मली गिरेगी किसी सरफेस पे तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब उसमें वो लाइट बिना किसी डेविएशन के मूव कर जाती है। रिफ्रैक्शन तो होता है लेकिन बिना किसी डेविएशन की लाइट मूव कर जाती है। अब आपसे पूछा है कि इस केस में बताइए क्या होगा, द लाइट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बहुत आसान सी चीज है। जो एयर है वो कैसा मीडियम है, रेयरर है। वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और लाइट किधर बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमको अगला क्वेश्चन देखना है वो पेज नंबर हमारे पास, चलिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल को ध्यान से देखिए। तो अगला जो आपको एग्जांपल मिलने वाला है वो पेज नंबर आपको मिलेगा, अगला एग्जांपल हमको दिया हुआ है पेज नंबर, या ऐसा करते हैं अगली बार से हम ये करेंगे कि हम पहले से क्वेश्चंस लिख लेंगे और पेज नंबर भी लिख लेंगे और फिर आपको उससे करवा दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो अगला एग्जांपल है वो पेज नंबर, हमारे पास जो पेज नंबर दिया है 182 है। तो पेज नंबर 182 पे एग्जांपल 10.3 देखिए, क्योंकि ये 10.3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपके पूरे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के क्लियर होने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 10.3 क्वेश्चन नंबर, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो पहले हमने क्या कर लिया है, कॉनकेव लेंस को बना लिया। इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या दी है, फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि इसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बतानी, मतलब यू हमारे पास अननोन है, यू हमको नहीं पता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको नहीं पता है। शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स द इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए इमेज की डिस्टेंस क्या बोली गई है, इमेज की बोली गई है, इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर किधर होगा, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या होगा, ये हमको कुछ नहीं पता। अब देखिए हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें जितनी चीजें होती हैं सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि फोकल लेंथ 15 दी है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि लेंस कैसा है, लेंस है कॉनकेव। जब लेंस कॉनकेव होगा तो इसकी वैल्यू 15 नहीं होगी, क्या होगी, -15 सेंटीमीटर होगी। और कॉनकेव लेंस में अगर आपने रे डायग्राम ठीक से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर रखा होगा, ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरफ रखा होता है तो इमेज भी किधर होती है, इमेज भी सेम साइड पे होती है। ये चीज आप फिर से रे डायग्राम खोल के देखिएगा कि जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ क्या होती है, इमेज होती है। और मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज इमेज। ये वाली जो साइड ऑब्जेक्ट की होती है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है वो पूरी साइड कैसी हो जाती है, वो साइड हो जाती है निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, निगेटिव।
अब देखिए इस केस में जब आप देखेंगे तो इमेज भी उसी साइड है। अब किस साइड है? लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट भी है, लेंस के लेफ्ट साइड में इमेज भी है, और क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड पे है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? इमेज डिस्टेंस हो जाएगी निगेटिव में। आई होप ये बात आपको सही से क्लियर हो गई है। हमने इमेज यहाँ क्यों बनाई मैं फिर से बता दूं, क्योंकि जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम में क्या देखते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज होती है। किस केस में? इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इसका मतलब जो हमारे पास v दिया था वो v असलियत में कितना था? v हमारे पास था -10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको बताना है u की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें हमको लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f कितना था? -15 था, तो -1/15 इज इक्वल टू 1/v की जगह रख देंगे -1/10, और ये हो जाएगा -1/u। अब इस u को इस तरफ भेज देना है, इसको उधर भेज देना है। तो जब u को इधर भेजेंगे तो उधर प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और इधर -1/15 है तो वो जब इधर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ करता हूं इसको, ये बन जाएगा 1/u इज इक्वल टू -1/10, और ये हो जाएगा +1/15। अब 15 और 10 का एलसीएम आपको पता होगा। इसका एलसीएम बहुत सिंपल होता है, बड़ी टेबल को बस आपको गिन देना है, बड़ी टेबल काउंट कर। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए 2 नंबर है, 2 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। आप सिर्फ बड़ी टेबल को देखिए, बड़ी वैल्यू का टेबल करना स्टार्ट करिए, और जैसे ही उसकी टेबल कोई ऐसी आती है, जैसे उसका कोई ऐसा नंबर फंसता है जो पहले वाले नंबर को डिवाइड कर दे, तो वही उसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। जैसे 15 की टेबल पढ़ते हैं तो 15 × 15, 15 2 30, और 30 ही ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से। तो 30 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 30 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब 10 3 30, यहाँ आ जाएगा -3, 15 2 30, यहाँ आ जाएगा +2, ये आ जाएगा किसकी वैल्यू? ये आ गई 1/u की वैल्यू। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/u की जो वैल्यू मिलेगी, याद रखिए 1/u की वैल्यू मिल रही है, u की वैल्यू नहीं मिल रही है। 1/u की वैल्यू क्या मिल गई? 1/-1/30। इसको हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या देखेंगे कि u की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? -30 सेंटीमीटर आई। ये हमारा हुआ क्वेश्चन। अब इसके बाद हम कुछ और भी बातें आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए मैग्निफिकेशन फैक्टर पूछा जाता, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर कैसे निकलता? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, तो यह हो जाएगा v/u का फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात? मैं फिर से बता दूं आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो इसमें कौन सा साइन हो जाएगा? पॉजिटिव का, तो हो जाएगा v/u। अब v देखिए कितना है आपका, v कहाँ गया? v है, ये v है -10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। लिख देते हैं सेंटीमीटर, तभी आपको समझ में आएगा कि मैग्निफिकेशन फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, जो हमको हमेशा याद रखना होता है। u की वैल्यू देखिए कितनी थी, u की वैल्यू कहाँ रखी है? ये रखी है। अब ये देखिए एक चीज आपको ये समझनी है कि u की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, कोई भी क्वेश्चन आप करने बैठे और u की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है? गलत है। u की वैल्यू मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि u कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव में। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे v क्या था? v था -10, ये क्या है? -30। ये भी किस में था? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? मैग्निफिकेशन फैक्टर आ जाएगा 1/3। अब देखिए ये +1/3 आ रहा है कि -1/3 आ रहा है? तो आप देखेंगे दिस इज +1/3। किस साइन के साथ आ रहा है? दिस इज +1/3। और प्लस का मतलब क्या होता है? जब भी मैग्निफिकेशन फैक्टर प्लस में आए तो आप एक बात समझ जाइए, द इमेज इज वर्चुअल। कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्निफिकेशन फैक्टर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। और जब भी मैग्निफिकेशन फैक्टर प्लस में आएगा तो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल और इरेक्ट भी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत 2 मिनट में कर सकता था, लेकिन करने से फायदा क्या जब आप उसको समझ ना पाए। तो ऐसे क्वेश्चन में जितनी भी चीजें हैं मैं आपको एक ही क्वेश्चन में पूरी बता दे रहा हूं। मान लेते हैं इसमें निगेटिव में आ रहा होता, वैसे इसमें कभी निगेटिव आएगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कोई हमने क्वेश्चन किया और मैग्निफिकेशन फैक्टर किस में आ गया? निगेटिव में। जब मैग्निफिकेशन फैक्टर निगेटिव में आएगा तो इमेज कैसी होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होनी चाहिए इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये वैल्यू को देखते हैं। पहले इसके साइन को देखते हैं, फिर इसकी वैल्यू को देखते हैं। वैल्यू कैसी है? 1/3। वैल्यू कैसी है मैग्निफिकेशन फैक्टर की? वैल्यू है 1/3। 1/3 जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? दिस इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो आपको पता है 1/3 की वैल्यू 0.3333 हो सकती है, तो ये लेस देन 1 है। और क्योंकि ये लेस देन 1 है तो इमेज भी लेस देन साइज, लेस देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इमेज कैसी हो जाएगी? इमेज हो जाएगी डिमिनिश्ड। इमेज हो जाएगी कैसी? इमेज हो जाएगी डिमिनिश्ड।
इमेज हो गई डिमिनिश। तो हमारे पास नेचर भी हमको पता चल गया। नेचर कैसा पता चला? नेचर द इमेजेस, क्योंकि मैग्निफिकेशन फैक्टर वाज पॉजिटिव सो द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और उसके साथ साथ हमको वैल्यू देखनी थी, तो वैल्यू 1/3 आ रही थी। सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव की बात अब नहीं करनी है। तो निगेटिव वैल्यू को नहीं देखना है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं देखना है, अब किसको देखना है? वैल्यू को देखना है। तो वैल्यू 1/3 थी, वैल्यू 1/3 इज लेस देन 1 सो द इमेज इज डिमिनिश। तो आई होप इतनी बात आप लोग को आसानी से क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10.3। अगले टर्न पे हम लोग आगे के एग्जांपल्स, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और मैं आपको बता दूं, आगे से जो वीडियोस आने वाली हैं वो जो अभी तक हम लोग लिख के कर रहे थे, जो कॉपी पे कर रहे थे, वो नहीं आएगी। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था, कुछ बच्चे बच्चे बता भी रहे थे कि सर वो वाला पहले वाले वीडियो ज्यादा अच्छे रहते हैं जिसमें आप सामने दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उससे और ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसी पे ही वीडियो बनाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथ्स भी चलेगी क्लास, तो उसकी सबकी पढ़ाई करते रहिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार।